Okay, so today we are going to start the new chapter, that is economy and the history of its development. Economy and the history of its development. So now we are going to start some standard theory about economics, the what is economics, what we study, and how has it developed over the years. यानी कि जो मॉडर्न सेंस में इकोनॉमिक्स की हम पढ़ाई करते हैं, ऐसे इकोनॉमी तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पीछे समय से चला आ रहा है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो है इसकी शुरुआत हम मानते हैं जब एडम स्मिथ, म्यूट कर देंगे अभिषेक, एक ये थे स्कॉलर थे एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने जब बुक लिखी एक द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि जो आज के देश कहे जाते हैं, कंट्रीज कहे जाते हैं, उनका वेल्थ, उनका धन संपत्ति जो भी कुछ है, तो उसके बारे में जब उन्होंने लिखी, वो बुक लिखी, तो वहाँ से हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत मानते हैं। आजकल जिस तरह हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, तो वहाँ से आज तक जो है दुनिया में इकोनॉमी किस तरह डेवलप हुई, हमारे यहाँ इकोनॉमी कैसे कैसे आगे बढ़ी, उसका हम आइडिया लेंगे इस चैप्टर में। तो द चैप्टर इज इकोनॉमी एंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज ऑलवेज बीन विथ अस। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी का जो आइडिया है, यानी उसका जो एक मतलब है, तो इंडियन इकोनॉमी हमेशा हमारे साथ उसका विचार रहा है, ठीक है। द रूट ऑफ दिस इज वेरी डीप, इसकी जड़ बहुत गहरी है। जैसे हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री में भी हम ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में भी हम व्यापार, दूर देशों से व्यापार होता था। तो इन चीज़ों की जो है, जो जड़ें हैं, बड़ी गहरी है, पुरानी। बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947, India was ruled by the Britishers for almost about 200 years। जैसा आप जानते हैं कि लगभग प्लासी के युद्ध से हम मानते हैं कि ब्रिटिश का यहाँ शासन शुरू हो गया था, और उससे पहले जो है वो शासक के रूप में नहीं, व्यापारी के रूप में थे। तो 1757 से लेकर 1947, यानी लगभग 200 years they ruled। That was the period when the metaphor, the golden bird, was used for our country। तो ये उस समय की बात है कि जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। द गोल्डन बर्ड से हम मतलब है सोने की चिड़िया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इतना यहाँ धन संपत्ति था, जिसे लोग लूट के यहाँ से ले गए और वो खुद मालदार हो गए और हमें गरीब कर गए। आज हम इंडिया पुअर कंट्री कहा जाता है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तब जानते हैं कि एक समय जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, और आज हम क्या कहते हैं, इंडिया इज अ पुअर कंट्री। देख रहे हैं बदलाव क्या हुआ, कि एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया से लोग यहाँ के अटैक किए और लूट खसोट के यहाँ से ले गए, और आज वो एडवांस डेवलप नेशन हो गए और हमें जो है पुअर कंट्री का दर्जा मिल गया। सो दैट वाज द पीरियड व्हेन द मेटाफर कहते हैं एक
क्या बोले, एक किसी चीज को कोई एक एडजेक्टिव दिया जाता है, किसी चीज को कोई हम नाम देते हैं बाय सर्टेन क्वालिटीज, तो उसे मेटाफर कहते हैं। जैसे कर्ण था, उसको दानवीर कहा जाता था, दानी में वीर, यानी कि जो दान देने में वीर था, वो सोचता नहीं था, कुछ भी जो मांगते थे लोग दे देता था, तो उसे कहा गया दानवीर। तो ये उसका एक मेटाफर था, समझ गए? मेटाफर मतलब पॉजिटिव, हाँ, सम एडजेक्टिव, सम नेम गिवन बिकॉज ऑफ सम क्वालिटी। जैसे इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा गया, तो दिस मेटाफर वाज यूज्ड फॉर आवर कंट्री। तो क्या लिखेंगे? सम special name given, some special term given due to some quality. Given for some quality. Yes sir. देखिए थोड़ा सा यहाँ बता दें, एक होता है सिमिली, ग्रामेटिकल एक टर्म्स हैं, एक होता है सिमिली और एक होता है मेटाफर। ठीक है, सिमिली जो होता है एक कंपैरिजन होता है, ठीक है, तुम चांद जैसे दिखते हो, उसका चेहरा सूरज जैसा चमक रहा था। जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको हम सिमिली कहते हैं, SIMILE। ये ग्रामेटिकल टर्म है। जैसे आप लोग एडवांस ग्रामर हम जब पढ़ते हैं, तो जैसे आप नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं, वैसे सिमिली भी एक होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो सिमिली को जब कंपैरिजन करते हैं तो उसे वर्ड को सिमिली कहते हैं, ठीक है, उस फ्रेज को। जैसे ही इज एज ब्यूटीफुल एज मून, शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, ही वॉज फियर्स लाइक द सन, वो सूर्य की तरह गुस्से में लाल था। हाँ, बस कंपैरिजन, सीधा सीधा कंपैरिजन जो है, तो उस फ्रेज को या वर्ड को हम सिमिली कहते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में है? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में हो सकता है। ठीक है, मेटाफर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई अच्छी ही, कोई नेगेटिव बात नहीं हो सकती। तो सिमिली जब हम कंपेयर करते हैं सिर्फ, तब हम सिमिली कहते हैं। मेटाफर है कि उसको हम नाम ही दे देते हैं कंपैरिजन की जगह। जैसे तुम तो भाई सूरज हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सूर्य की तरह चमकदार हो, हम कह रहे हैं तुम सूरज हो, ठीक है। तुम तो चांद हो, है ना। कोई अपनी पत्नी को कहता है कि ओ मेरी चांद, तो जब हम उसे किसी को नाम ही दे देते हैं बजाय कंपैरिजन के, तो उसे हम मेटाफर कहते हैं, ठीक है। ही इज अ लॉयन, ठीक है, वो एक शेर है। जब हम ऐसा हम कहते हैं अगर शेर के जैसा बहादुर है, तब वो सिमिली हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं वो शेर है, तो हो जाएगा मेटाफर, उसको नाम ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ लिटरेचर का भी हमने जानकारी दे दिया। तो ये कंपैरिजन में यूज होते हैं सिमिली और मेटाफर, जब किसी की हम तुलना करते हैं, किसी की बड़ाई करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द सिमिली का, जैसे एज ब्यूटीफुल एज मून, एज फ्रेग्रेंट एज रोज, एज वाइट एज मिल्क, बहुत सारे कंपैरिजन, तो बहुत सारे। एज ब्यूटी एज मून, यस, एज ब्यूटी एज ब्यूटीफुल,
brave as a lion. तो जब हम ये एज वर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो वो सिमिली होता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि ही इज शी इज अ मून, ही इज अ लॉयन, उसको नाम ही दे देते हैं कि वो है नहीं वही है ही, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। और ये सिमिली से डिग्री में हाई होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रांग होता है। खैर, तो एक समय था कि जब हमारे देश के लिए सोने की चिड़िया, उपनाम, उपनाम हिंदी में इसे कहते हैं उपनाम, तो सोने की चिड़िया के टाइटल से या उपनाम से इसको याद किया जाता था। हाँ, तो इससे उसको याद किया जाता था। टाइटल के कई मतलब होते हैं, अभी जो है वो बता रहे हैं। टाइटल का मतलब मालिकाना हक भी होता है। तो सोचिए कि एक समय जो भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिरकार आपने पढ़ा है हिस्ट्री, आप जानते हैं कि जो है मिडिवल टाइम्स में 1100 के आसपास से 1000 के आसपास से जब एशिया से लोगों ने अटैक करना शुरू किया इंडिया पर और लूटपाट, गजनवी देखिए 26 बार अटैक किया और लूट के यहाँ से ले गया सोना वगैरह सब। और कितने तब से जो शुरुआत हुआ, तो लोग अटैक करते थे, लूटते थे, लूट के ले जाते थे, अटैक करते थे, लूट के ले जाते थे। और फिर ब्रिटिश आए, शुरू में उन्होंने लूटपाट किया डायरेक्टली, पहले वो भी दूसरों की तरह लूटपाट करते थे लड़ाई करके, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम लोग बढ़िया वाला लूटपाट करते हैं, यहाँ कब्जा ही कर लेते हैं और फिर तो सब हमारा ही हो जाएगा। तो देन लेटर दे बिकेम द पॉलिटिकल मास्टर्स। तो आखिर क्यों आए इतने सारे इन्वेडर्स, आक्रमणकारी? बिकॉज आवर कंट्री वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया, बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ। इसके बारे में क्योंकि जो किताबें लिखी गई थी, कई सारी किताबें हमारे देश के बारे में, जैसे बहुत पहले इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, बाद में जो है मिडिवल राइट ये मिडिल ईस्ट के राइटर्स ने, मुस्लिम राइटर्स ने लिखा था हमारे बारे में, जैसे किताबुल हिंद अल बेरूनी ने, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स ने हमारे देश के बारे में, यहाँ के पाए जाने वाले जो यहाँ संपदा, द रिसोर्सेज, द वेल्थ फाउंड हेयर, उसके बारे में जब किताबों में लिखा तो बाहर लोगों ने जो है पढ़ा, जाना कि भाई, और या यहाँ से जाते थे लोग तो वो किससे कहानियाँ बताते थे यहाँ के बारे में। तो दोज पीपल वर अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ ऑफ आवर कंट्री एंड सो दे केम एंड अटैक्ड एंड प्लंडर्ड, बाद में व्यापार करने के लिए आए। बट द गोल्डन बर्ड वॉज एक्सप्लॉइटेड ब्रूटली बाय द ब्रिटिशर्स, which resulted in the slow economic development which became negligible with time। अब जैसे देखिए कि अफ्रीका के साथ, एशिया, अफ्रीका, इन देशों के साथ यही हुआ। जो आज अमीर देश हैं वो अमीर कैसे हो गए? एशिया से सारा माल लूट के ले गए। अफ्रीका का लूट अभी भी चल रहा है, अभी भी अफ्रीका का चल रहा है, या और कुछ देशों का। खैर, तो द गोल्डन बर्ड वॉज एक्सप्लॉइटेड ब्रूटली बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश लोगों ने जो है इस सोने की चिड़िया का शोषण किया, विच रिजल्टेड इन द स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जिसके कारण कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, यानी हमारी जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यहाँ जो प्रोडक्शन का पूरा मैकेनिज्म था, उसका डेवलपमेंट बहुत स्लो हो गया, क्योंकि वो तो सब लूट के ले जा रहे थे यहाँ से। विच बिकेम नेग्लिजिबल विथ टाइम, जो कि समय के साथ हमारा डेवलपमेंट जो है नेग्लिजिबल हो गया, ना के बराबर हो गया हमारा डेवलपमेंट। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इट वॉज अ चैलेंज। अच्छा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दें कि ब्रिटिश यहाँ जो लूट मचाए हुए थे, जिसके बारे में आपने पढ़ा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, याद आ रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ,
जिसकी चर्चा दादा भाई नौरोजी ने की और आरसी दत्त ने अपनी किताब में पहली बार इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को लिखा था, छापा था, कि किस तरह से ब्रिटिश जो है लाखों रुपया हर साल भारत से इंग्लैंड ले जा रहे हैं और यहाँ की धन संपत्ति को लूट रहे हैं। द इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में पहली बार जो लिखने वाले थे, बताने वाले थे, वो थे आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। और उन्होंने अपनी बुक में लिखा, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने उठाया, ड्रेन ऑफ वेल्थ करके। तो यहाँ से इतना सारा देखिए, आज भी मैंने आपको बीच में भी चर्चा किया था कि बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से लूट, कोहिनूर का हीरा हमारे यहाँ से लूट के ले गए, जितने भी बड़े बड़े पहले के राजाओं महाराजाओं के वैल्यूएबल चीज़ें थी, महंगी कीमती चीज़ें थी, जो जेम स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, तरह तरह के हीरा, पन्ना, जवाहरात, मणि, सोना चांदी, और साथ में बहुत सारे उनके जो सिंहासन होते थे, थ्रोन होते थे या मुकुट होते थे, इस तरह की बहुत सी जो कीमती चीज़ें होती थी, जो आज वहाँ म्यूज़ियम या कहाँ कहाँ जो है, जैसे वहाँ के क्वीन के मुकुट में ये जड़ा हुआ है कोहिनूर हीरा आधा काट के। तो इस तरह से वहाँ चीज़ें जो ले गए, उसको रानी के मुकुट में, राजा के मुकुट में, तो उसको वहाँ से वापस लाने की कोशिश चल रही है। कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें, और अभी बहुत चीज़ें आना बाकी है। खैर चलिए, तो ये जो है हमारा, जो यहाँ से लूट के ले जाने लगे, तो धीरे धीरे हमारा जो एक इकोनॉमिक सिस्टम था, जो प्रोडक्शन का सिस्टम था या इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो सिस्टम था, वो उसका डेवलपमेंट बहुत कम था और धीरे धीरे वो नेग्लिजिबल हो गया, यानी कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ उसका डिग्रेडेशन हो रहा था, यानी वो चौपट हो रही थी हमारे यहाँ की इकोनॉमी। और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आरसी दत्त ने पहली बार जो है लिखा और एक फिगर दिया था कि शायद कितने 26 लाख या कितना हर साल जो है ब्रिटिश उस समय ले जा रहे थे भारत से। 26 लाख उस समय के लिए बहुत था, आज अरबों रुपए हो जाए। तो जिसको कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया गया है, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है ड्रेन ऑफ वेल्थ। खैर, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इट वॉज अ चैलेंज बिफोर आवर पॉलिसी मेकर्स टू प्रूव आवर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बिफोर द वर्ल्ड। और आज़ादी के बाद हमारे जो नीति निर्माता थे, यानी कि जो कानून या सरकार कैसे कामकाज करेगी, इसकी पॉलिसी, नीति तय करने वाले थे, तो उनके लिए दुनिया के सामने हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक ताकत को साबित करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमें इतना कमज़ोर करके गए थे अंग्रेज, चाहे वो एक पैसों के मामले में हो, सम रिसोर्सेज के मामले में हो, या देखिए कि पॉलिटिकल मामले में हो कि दो टुकड़ों में बट गया था देश, एक पाकिस्तान चला गया, एक इधर हिंदुस्तान रह गया। और उसी तरह हमारे यहाँ इतना ज़्यादा उस समय मतलब मारकाट हुई, दंगे फसाद हुए, लोगों में इतना ज़्यादा एक कत्लेआम हुआ कि सामाजिक रूप से भी हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके थे, समाज डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो हमने इतने साल संघर्ष करके एक देश की फीलिंग को पैदा किया था लोगों के मन में, जिसको लेके वो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, ठीक है, इतने 100 साल का, जब 1857 से लेके संघर्ष शुरू हुआ, आपने पढ़ा है पूरा नेशनल मूवमेंट पढ़ा है, तो जिसमें लोगों ने धीरे धीरे, लोगों के मन में एक भावना पैदा हुई कि हम एक देश के हैं, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है, आज़ाद होना है, और एक फ्यूचर, एक आने वाले देश का सपना दिखाया था, आज़ाद देश का। लेकिन उसके बाद ऐसी मारकाट हो गई हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेके कि जो ये सारी, जो एक आदर्श विचार थे लोगों के मन में, ये कहीं ना कहीं बहुत खराब हो गए थे, डैमेज हो गए थे। लोग जो है विक्षिप्त हो गए थे, समाज विक्षिप्त हो गया था, इतनी ज़्यादा वायलेंस और जो है
मैसेकर हुए। तो हम जो है सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे, समाज हमारा कमज़ोर हो गया था, धर्मों के बीच में आपस में विश्वास बहुत ख़त्म हो गया था, जातियों में जो, क्योंकि जो भी सपना दिखाया गया था कि हम आज़ाद होंगे तो एक बड़ा सुनहरा भारत होगा, एक सुनहरे भारत का जो सपना दिखाया गया था लोगों को, वो सपना कहीं ना कहीं टूट गया था। जिस तरह की घटनाएं 1940 के बाद हुई आज़ादी तक, दंगे फसाद होना, धार्मिक आपस में डिस्प्यूट होना, कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, संप्रदायवाद, जातिवाद, टेररिज्म, फैनेटिसिज्म और सेल्फिशनेस। देखिए, पूरी जो नेशनल मूवमेंट है वो सेल्फलेसनेस की कहानी है, यानी लोगों के त्याग और बलिदान की कहानी है। लेकिन 1940 के बाद क्या है, लोग सेल्फिश हो गए थे। जहां उन्हें ये दिखने लगा था कि अब राज हमारे हाथों में आ जाएगा, ब्रिटिश छोड़ के जाएंगे, तो लोगों के मन में लालच भर गया था, लोगों के मन में द्वेष भर गया था। हम लोग को एक कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है, पढ़नी है, सिक्का बदल गया, पढ़नी थी जब हम स्कूल में थे। सिक्का बदल गया, शायद कृष्णा सोबती उनके ऑथर। तो सिक्का बदल गया एक बॉर्डर के गांव की कहानी है कि जहां कि पहले वो एक लोग अच्छे से रह रहे थे, वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और जब ये बात जानकारी में आ गई, लोगों की घोषणा हो गई कि भाई अब ये देश बंटने वाला है, हिंदू जो हैं वो भारत की साइड चले जाएंगे, मुसलमान जो हैं पाकिस्तान की साइड में आ जाएंगे। तो उस गांव में जो एक बहुत सालों से एक आपस में मिलजुल के लोग रह रहे थे, उनके मन में बदलाव आ गया। अब वो एक मुसलमानों को अपना दुश्मन समझने लगे थे हिंदू, और हिंदू जो मुसलमान हिंदुओं को अपना दुश्मन समझने लगे थे। और उनमें एक डर पैदा हो गया कि हमारी ज़मीनों का क्या होगा, हम कैसे कहाँ रहेंगे। और एक उसमें एक बड़े जो वहाँ ज़मींदार परिवार थे जो हिंदू थे, उनको छोड़ के वहाँ से आना पड़ता है हिंदुस्तान, उसकी कहानी है। तो लोग कहते हैं, लोग जो बड़ी इज्जत करते थे वो कहते हैं कि अब सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया का मतलब सरकार बदल गई, अब हम ये जगह जो थी वो अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया। तो जो इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, उसका कारण था यही जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, सिक्का बदल गया। कि लोगों का मन बदल, जो अब समझते थे कि हम एक साथ रह रहे हैं, हम लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं, वो अब हो गया कि भाई हिंदू और मुसलमान, हिंदू को हिंदुस्तान जाए, मुस्लिम पाकिस्तान जाए। तो वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लग गए, उनकी भावना बदल गई एक दूसरे के प्रति। और जिसके कारण कि वो सोचे कि जब खबरें आने लगी दंगे फसाद की, तो उन्हें लगा कि अरे वो हिंदुओं को वहाँ मार रहे हैं तो हम यहाँ मुसलमानों को मारेंगे, या मुसलमानों को वहाँ मार रहे हैं तो हम यहाँ हिंदुओं को मारेंगे। और इस तरह से पूरा जो बॉर्ड, इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं। हाँ, तो ऑफिशियली क्या नहीं बोलते हैं? ऑफिशियल नेम हिंदुस्तान नहीं है, ऑफिशियल नेम भारत है हमारा। फिर क्यों क्यों लिखा गया भारत, हिंदुस्तान क्यों नहीं लिखा गया, पाकिस्तान लिखा गया? इसीलिए कि वो हिंदुस्तान शब्द से गलत मतलब जाता है कि हिंदुओं का देश। हिंदुस्तान शब्द से जो है हिंदुओं का देश का गलत एक जाता है, जबकि ये देश जो भी रहने वाले हैं सभी लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सभी लोगों का है। तो गलत मैसेज न जाए दुनिया में, इसलिए इसको भारत रखा गया, हिंदुस्तान नहीं रखा गया। क्योंकि हिंदुस्तान कहने से सेंस आता है कि हिंदुओं का देश। हाँ बोलिए। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है हिंदुस्तान? नहीं, बोलने में अब चूंकि हिंदुस्तान कहना सही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान नाम का जो है देश तो है नहीं। पहले ये टर्म यूज़ किया जाता था जब तक मुगल रूल था या ब्रिटिश रूल था। अब जो है ये इंडिया हो गया या भारत हो गया। तो ये इतना ज़्यादा जो वायलेंस हुआ, इसका कारण था पार्टीशन, बंटवारा।
तो जिसके कारण कि हमारा समाज भी कमजोर हो गया था, समाज में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, आपस में ट्रस्ट विश्वास नहीं था, फ्रेंडशिप नहीं था, हार्मनी नहीं था, और इकोनॉमी भी हमारी बहुत चौपट हो गई थी। क्योंकि हमारा जो उस समय जो एक तो अंग्रेज लूट के इतना ले गए थे, उसके बाद जो भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमारे पाकिस्तान में चले गए थे, जो पूरा हमारा जूट ग्रोइंग एरिया था, जो कि बहुत ही उससे हमारा इनकम होता था अच्छा खासा, सारा चला गया पाकिस्तान में। फर्टाइल प्लेन, इंडस का जो प्लेन था, सिंधु नदी का जो पूरा मैदान था, वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है। जिस तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र फर्टाइल है, उससे ज़्यादा फर्टाइल है सिंधु नदी का मैदान। और वो पूरा सिंधु का मैदान जो है चला गया पाकिस्तान में, जो वहाँ की इकोनॉमी को आज चला रहा है। तो हमारे जो बड़े बड़े एरिया थे, एक तरफ बांग्लादेश में, वो भी उस समय पाकिस्तान था, तो उधर जो है ब्रह्मपुत्रा का जो है डेल्टा पूरा जो है वो उधर चला गया बांग्लादेश में, जो कि उस समय का पाकिस्तान था। और इधर जो है सिंधु नदी का मैदान पूरा जो था, जो जिसमें बहुत ज़्यादा चावल और बहुत कॉटन, बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, बहुत फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल, तो वो पूरा चला गया पाकिस्तान में। तो इंडस्ट्रीज जो थे उस समय, जूट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज थे, वो चले गए सब उधर। तो इकोनॉमिकली भी हम बहुत उस समय चौपट हो गए थे। और फिर उस समय लड़ाई मारकाट जो इतनी हुई थी, उसमें बहुत नुकसान हुआ था, खजाना लगभग खाली हो गया था सरकार का। तो ज़्यादा तकलीफ इसी वजह से थी। जो गांधी जी की हत्या हुई, उसका कारण ये था कि गांधी जी ने उस समय प्रॉमिस कर दिया था आज़ादी के समय कि ठीक है, खजाने में से जो पाकिस्तान को हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो इतना नुकसान हुआ कि उससे लोग जो है देखे कि एक तो खजाना वैसे ही खाली हो चुका है हमारा लड़ने में, और इतना लड़ाई मारकाट तो हो ही चुकी थी पहले। और उसके बाद फिर गांधी जब अड़ गए कि नहीं, उनको हमने जितना कहा है 75 करोड़ दिया जाना था, 20 करोड़ पहली बार दिया जा चुका था, 55 करोड़ और देना था। उस 55 करोड़ को देने को लेके गांधी ने जो है आमरण अनशन किया था, फास्ट एंड टू डेथ। और उसके कारण दुखी होके जो है हिंदू कुछ जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, अभिनव भारत और कई, आरएसएस भी जिसका मेंबर था, आरएसएस भी इसमें शामिल था, तो इन लोगों ने साजिश करके गांधी की हत्या करवा दी। मतलब मुद्दा क्या था कि पैसा बराबर देना था, उसी की वजह बराबर का बात नहीं था। 75 करोड़, 200 करोड़ खजाना उस समय आका गया था, तो उसमें 75 करोड़ दिया जाना था पाकिस्तान को। ये कौन बांटा था 75 करोड़ का? तय किया गया था, आपसी सहमति से तय किया गया था, क्योंकि देश बट रहा था तो उसको पैसा भी तो मिल रहा था जिससे वो अपना काम काज चला सके। तो देश बढ़ रहा था, पैसा नहीं दिया गया था तो क्या होता? ऐसे भी तो मार काट चल ही रहा था, तो और नहीं, बढ़ तब तो जाता। फिर और बहुत ज्यादा मारकाट हो जाता ना। वही ना। तो इस वजह से, खैर अब हम हिस्ट्री पर नहीं जा रहे हैं ना, उसमें कर रहे हैं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि उस समय हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। तो जो लड़ाई हम इतना लड़ रहे थे और इतना ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे थे, आग लगाए जा रहे थे, ट्रेनों में भर भर के लाशें आती थी, ट्रेनों में आग लगा दिया जाता था, खेतों में आग लगा दिया जाता था, गाड़ियों को आग लगा दिया, तो इस तरह से मतलब काफ़ी चौपट हो चुकी थी हमारी इकोनॉमी भी, हमारा सोसाइटी भी, हमारा कल्चर और हमारा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, जो कि देश टूट गया था। दो हिस्से में पाकिस्तान भी एक बड़ा हिस्सा था जो अलग हो गया था। तो इस तरह से हम एक बहुत ही कमजोर देश के रूप में आज़ाद हुए। इन दिस चैप्टर एन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, इट्स डेवलपमेंट। गांधी जी को हत्या करवाए गए क्योंकि वो ज्यादा पैसा दे रहे थे, उसी की वजह। ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे थे, गांधी जी कहे जैसे लोगों का मन बदल गया था जब इस तरह की घटनाएं हो गई थी, तो अब लोग देना नहीं चाह रहे थे बाकी पैसा, उनका 50-55 करोड़ जो देना था। पहले कितना दिया था? 20-25
20 करोड़ पहले दिया जा चुका था, 50 करोड़ 55 करोड़ और दिया जाना था। तो वो जो है कोई देना नहीं चाह रहा था कि खजाना हमारा ऑलरेडी बहुत कम हो गया है, हम सब पैसा दे देंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे देश चलेगा। हैं? हाँ हाँ, तो लोग ऐसे ही दुखी थे पाकिस्तान से और उसके रवैये से, जिन्ना के रवैये से, तो लोग अब उनको कुछ देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन गांधी का मानना था कि नहीं, जो चीज़ हम वादा कर चुके हैं तो वादा नहीं हमें तोड़ना चाहिए, भले ही आपस में लड़ाई हुई, मारकाट हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमने एक प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, इससे आगे और ख़राब हो सकता है। तो लेकिन उस समय अब जैसा था, गांधी के पक्ष में लोग नहीं थे, दुखी थे, सब अंदर से दुखी थे जिस तरह की घटनाएं हुई थी। तो इसीलिए जो है लोग गुस्से में आके, हिंदूवादी जो थे, जो ज़्यादा चमपंथी थे, उन्होंने लगा कि अब गांधी रहेंगे तो हमारा खजाना खाली करवा देंगे और चौपट हो जाएगा देश। तो इसलिए उन्होंने हत्या कर दी गांधी की। खैर, तो इस चैप्टर, इन दिस चैप्टर एन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, इट्स डेवलपमेंट, the scale of development and its various indexes, the situation of development in Bihar, the role of Bihar's economic development and its contribution in country's economic development, basic features in context to development have been thrown light upon। यानी इस चैप्टर में हम लोग इकोनॉमी क्या होता है उसका परिचय, इट्स डेवलपमेंट यानी कैसे वो डेवलप होता है, कैसे उसका विकास होता है, द स्केल ऑफ डेवलपमेंट, उसको, उसका स्केल कितना डेवलप होता है, यानी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को हम जो मेजर करते हैं, मापते हैं कि इकोनॉमी कितना डेवलप हुई है, तो उसको हम जानेंगे कि कितना, कैसे मापते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एंड इट्स वेरियस इंडेक्सेस, और उसको मापने के जो इंडेक्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, कुछ पढ़ेंगे हम इंडेक्स, उसको समझेंगे। द सिचुएशन ऑफ डेवलपमेंट इन बिहार, बिहार में विकास की क्या हालत है उसको जानेंगे। द रोल ऑफ बिहार्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बिहार का क्या रोल है, बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रोल है, यानी बिहार का विकास हो रहा है तो उससे देश को क्या फायदा हो रहा है, देश को कितना विकास हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे। बेसिक फीचर्स इन कॉन्टेक्स्ट टू डेवलपमेंट, और विकास से जुड़ी भी जो उसके कुछ मौलिक बातें होती हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, उनको हम समझेंगे इस चैप्टर में। सो नाउ अवर फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। अर्थव्यवस्था क्या होती है उसका हम जानेंगे, उसका परिचय करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमी एंड हाउ इट डेवलप्स। Okay. The British government had colonized our Indian economy। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडिया में कि ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार जो थी, यहाँ हम अगर किसी देश का नाम लेते हैं तो उस देश से, उस देश के सरकार से मतलब होता है, पहले राजा महाराजा होते थे, फिर सरकारें बनने लग गई, तो उस गवर्नमेंट, कहा जा रहा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कॉलोनाइज्ड आवर इंडियन इकोनॉमी, ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश की जो इकोनॉमी थी, यानी यहाँ की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको कॉलोनाइज कर लिया था, यानी अपना उपनिवेश बना लिया था। कॉलोनी, मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री में कॉलोनी पढ़ाया था, कॉलोनी कहते हैं कि जब हम किसी देश से वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जब हम किसी देश पर ऐसा कंट्रोल बना लेते हैं कि उससे हम वहाँ का रिसोर्सेज को, उसको यूज़ करने लगते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो ऐसे देश को कॉलोनी कहा जाता है।
जैसे ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों पर कब्जा किया हुआ था, क्यों? ताकि वहाँ से वो उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके। तो ऐसे देशों को ब्रिटेन का कॉलोनी कहा जाता था। जैसे इंडिया भी उनका कॉलोनी था, इंडिया था, चाइना था, श्रीलंका था, जितने भी देश हैं। तो ये कहा जा रहा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कॉलोनाइज्ड आवर इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे के लिए हमारे देश की जो इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी थी, उसको कॉलोनाइज कर लिया था, यानी अपना कब्जा कर लिया था। देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल मेड अस देयर स्लेव्स। और उनकी डिवाइड और रूल की पॉलिसी जो थी, यानी कि तोड़ो और शासन करो, तोड़ दो, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एकता में बल है, और बट गए तो कमजोर हो गए। तो उन्होंने यही यहाँ चालाकी की कि जितने राजा थे उनको आपस में लड़ाकर बांट दिया एक दूसरे से। जब वो बट गए तो कमजोर हो गए, फिर उन पर वो काबिज हो जाते थे, कब्जा कर लेते थे। तो इस पॉलिसी से, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से, वो हमें अपना गुलाम बना लिए, यहाँ पर कैप्चर कर लिए। डिस्पाइट इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, it was far ahead of other countries in terms of industries, business, transport and substructures, but due to exploitation and repressive policies, the economic condition of India became ineffective and powerless. तो कहा जा रहा है कि हालांकि जो हमारा देश था उस समय, यानी जिस समय ब्रिटिश यहाँ आए थे, तो हमारा देश उस समय एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, यानी कृषि प्रधान, कृषि पर बेस्ड था, खेतीबाड़ी पर ज़्यादा बेस्ड था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उद्योग धंधे थे, हमारे यहाँ व्यापार था, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट था, और दूसरे इस तरह के जो सब स्ट्रक्चर्स, यानी कि दूसरे ऐसी व्यवस्थाएं जो थी, जैसे एजुकेशनल सिस्टम हो सकता है, मार्केट हो सकता है। तो ये जो है दूसरे देशों से हम काफ़ी आगे थे। एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए भी हम, और हमारी व्यवस्थाएं जो थी हमारे देश में, वो दूसरे देशों से काफ़ी अच्छी थी, बेहतर थी। बट ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन एंड रिप्रेसिव पॉलिसीज, लेकिन शोषण और हमें कुचलने, हमें दबाने की जो नीति बनाई गई कि इंडिया को दबा दो, इंडिया डेवलप नहीं हो सके और हम डेवलप हो जाएं, तो ऐसी जो अंग्रेजों की नीति रही, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया बिकेम इनइफेक्टिव एंड पावरलेस। तो हमारी जो आर्थिक हालत थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई और हम इनइफेक्टिव हो गए, यानी कोई काम हम अच्छा से इकोनॉमी में नहीं कर पा रहे थे, हमारी क्वालिटी डाउन हो गई थी। एन एम्पायर ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, सुपरस्टिशन, disparity and exploitation was created during the British rule. ब्रिटिश का जो शासन चला यहाँ लगभग 200 साल, उसमें क्या हुआ, एक एन एम्पायर ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया गया जिसमें गरीबी थी, इलिटरेसी अशिक्षा थी, सुपरस्टिशन अंधविश्वास था, डिस्पैरिटी भेदभाव था, एंड एक्सप्लॉयटेशन और शोषण था। तो ब्रिटिश ने एक ऐसा यहाँ एम्पायर खड़ा किया जिसमें खाली गरीबी थी, अशिक्षा थी, भेदभाव था, अंधविश्वास था और शोषण था। देयर वॉज नो डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी इन दोज 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश सरकार का जो 200 साल का यहाँ शासन रहा, उसमें भारत का किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। There was no income stability, over dependence of the population on agriculture, the downfall of handicraft industries and devastated industries make it very clear that the Britishers exploited our Indian economy to its maximum. तो कहा जा रहा है कि यहाँ कोई भी, किसी भी तरह के लोगों का इनकम स्टेबिलिटी नहीं था, आय जो है वो स्थिर नहीं था,
कभी काम मिल जाता था तो कुछ पैसे कमा लेते थे, काम नहीं मिलता था तो फिर बेकारी हो जाती थी। तो इनकम की स्टेबिलिटी नहीं थी, ओवर डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे, ये हम पढ़ चुके हैं। द डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ जो हमारा पैसे कमाने वाला उद्योग था हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाई हुई चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलर थी। हाथ से तैयार की हुई बहुत तरह की चीज़ें होती, चाहे कपड़ों की चीज़ें हो सकती है, सजावट की चीज़ें हो सकती है, लकड़ी की चीज़ें हो सकती है, पेंटिंग्स, बहुत तरह की जो हाथ से बनाई जाती चीज़ें वो हमारी दुनिया भर में मशहूर थी। उसको भी, उसका भी जो पूरा सिस्टम था उसको चौपट कर दिया। तो डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड डिवेस्टेटेड इंडस्ट्रीज, और साथ ही जो भी उद्योग धंधे लगाने की कोशिश की गई थी उसको भी चौपट कर दिया था। कभी किसी उद्योग धंधे को भारत में पनपने नहीं दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि वो देखते थे कि अगर ये पनप जाएंगे तो कल को हमारे लिए कॉम्पिटिटर हो जाएंगे, हमें इनसे कम्पीट करना पड़ेगा, तो इसलिए किसी को यहाँ पनपने नहीं दिया। तो हाँ बताए, बताया तो आपको कि जो है यहाँ के लोगों से वो सामान खरीद लेते थे कम दाम पे और उसको बेच देते थे, तो जो फायदा मिलता था वो ब्रिटिश सरकार को जाता था, हमें नहीं जाता था। साथ ही साथ क्या करने लगे कि यहाँ से वो कम कीमत पर कच्चा माल खरीद के ले जाने लगे। सब मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया हुआ है आप, कच्चा माल यहाँ से कम कीमत पर खरीदते थे और वहाँ मशीनों में तेजी से बन जाता था कपड़ा वगैरह या और तरह की जो फैब्रिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो वो जो है ज़्यादा सस्ती बिकने लग गई, तो हमारे सामान बिकते नहीं थे। और ऊपर से उन्होंने क्या किया कि हमारे जो लोकल सामान होता, क्योंकि सरकार भी उनकी थी, तो हमारे लोकल सामान पर वो टैक्स ज़्यादा लगा दिए थे। टैक्स लगाने के कारण हमारा सामान महंगा हो जाता था और अपने सामान पर वो टैक्स फ्री कर दिए थे, टैक्स नहीं लगाते थे, तो उनका सामान सस्ता हो जाता था, तो नेचुरल है कि उनका सामान बिकता था। ठीक है, इस तरह से उन्होंने चौपट किया, क्योंकि देखिए हमारे सामान जो था उसकी डिमांड बहुत थी, क्योंकि बहुत सुंदर चीज़ें बनती थी, तो उसको उन्होंने सोचा कि कैसे इसका पॉपुलैरिटी कम किया जाए, क्योंकि जब हमारा कम होता तभी तो उनका बिकता। और एक समय का स्टेटमेंट है किसी ब्रिटिश का ही बड़ा फेमस, कि आज इंडियन चीज़ों ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया है, हमारे घरों में जिधर देखिए तो इंडियन चीज़ें ही नज़र आती हैं, पहनने के कपड़े से लेके बिछावन, गद्दे, पर्दे, सजावट की चीज़ें, जो भी मतलब घर में होता है सामान, वो ज़्यादातर जो है वो इंडिया से जाता था। तो इतना ज़्यादा यहाँ की चीज़ें पसंद की जाती थी, खरीदी जाती थी, तो उन्होंने अब उसको उलटना था, तो क्या किया, हमारी चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया, कानून बना दिया कि क्योंकि वही राजा थे, अब सरकार उन्हीं की थी, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और अपनी चीज़ों पर टैक्स फ्री कर दिया। तो हमारी चीज़ पर टैक्स ज़्यादा होगा तो उसका कीमत बढ़ जाएगा, उनका कीमत कम हो गया, तो इस वजह से उनका सामान बिकने लग गया, लोग को तो जो सस्ता मिलेगा वो खरीदेंगे, तो खरीदने उनका सामान बिकने लग गया, हमारा सामान नहीं बिकता था, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ के लोगों का आमदनी खत्म हो गया, चौपट हो गए सब, जितने भी जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, जो कारीगर थे, बनाते थे इन चीज़ों को। तो इस तरह से हमारी जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, वो चौपट कर दी उन्होंने। यहाँ के अब बहुत सारे आपने पढ़ा है, डिटेल अभी आपको ध्यान नहीं आ रहा, बहुत सारे कानून ऐसे बना दिए गए थे कि जिसके पास कच्चा माल था वो यहाँ के जो है आर्टिजन, यहाँ के कारीगरों को नहीं बेच सकता था, वो सिर्फ ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश सरकार को बेच सकता था। ऐसे ऐसे कानून बन गए थे, तो यहाँ के लोगों को कच्चा माल नहीं मिलता था, और अगर मिलता था तो महंगे दाम पे मिलता था। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने कानून बना के पूरा कोशिश किया कि यहाँ के लोगों का जो रोजगार है, धंधा है, बिजनेस है, चौपट हो जाए। और कुछ बड़े बड़े जो व्यापारी थे, पैसे वाले लोग, उन्होंने भी व्यापार अगर शुरू करना चाहा, कोई बिजनेस शुरू करना चाहा, तो उसको भी उन्होंने कानून बना के रोक दिया कि वो डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि कॉम्पिटिटर हो जाते वो उनके। तो इसलिए जो है उन्होंने कभी किसी इंडियन व्यापारी को पनपने नहीं दिया।
एक मुश्किल से उस समय टाटा ही जो था जो अपने आप को किसी तरह सरवाइव कर सके। एकमात्र उसमें टाटा थे, एक आध साउथ इंडिया में थे जो अपना बिजनेस किसी तरह कर सके। टाटा को भी बहुत मुश्किल आई, लेकिन संघर्ष करते हुए उन्होंने पहला आयरन फैक्ट्री अपना इंडिया में खोला, फिर और साउथ में एक आध बिजनेस जो है वो किसी तरह कर पाए थे। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि हमारा जो इकोनॉमी था वो बहुत ही बुरी हालत में था जिस समय आज़ाद हुआ था, क्योंकि इसको पूरा उन्होंने चूस लिया था। ब्रिटिश ने पूरा इसका फायदा उठा के और ले गए थे अपने देश। देखिए आगे जो है आपको कॉलोनी का डेफिनेशन भी दे दिया गया है जो मैंने अभी समझाया था कि when a particular country is under the control of administration of most prosperous nation and its economic and commercial activities are directed and controlled by the most prosperous country, then this type of administered country is known as colony of the most prosperous nation। उसी बात को बड़े ही लंबे वाक्य में कहा गया है कि जब एक डेवलप्ड कंट्री किसी दूसरे देश पर ऐसा कब्जा कर लेता है, उस पर सरकार बना लेता है ताकि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि अपने फ़ायदे में इस्तेमाल किया जाए ताकि उनका फ़ायदा हो, भले ही यहाँ के लोग चौपट हो जाएं, गरीब हो जाएं। तो ऐसी व्यवस्था को कॉलोनी कहा जाता है, उस विकसित देश का, उस डेवलप्ड कंट्री का। उसी बात को यहाँ कहा गया है। India remained the colony of British rule for almost about 200 years। भारत जो है ब्रिटेन का लगभग 2 सालों तक कॉलोनी के रूप में बना रहा। Now the meaning of economy। अब हम इकोनॉमी शब्द का मीनिंग जो आपने पूछा था पहले एक बार, उसको समझेंगे क्या होता है इकोनॉमी। देखिए, इन आवर डेली लाइफ we see that almost all people are engaged in various activities to earn their livelihood। बहुत ही सुंदर सेंटेंस है, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। डेफिनेशन जो है समझाने के लिए कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास देखते हैं सभी लोगों को वो कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, ताकि कुछ रोजगार में लगे हुए हैं, कोई काम में लगे हुए हैं ताकि अपना वो आजीविका, लाइवलीहुड कमा सके, जिससे कि वो अपना ज़िंदगी गुजार सके। तो हम अपने आसपास रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं सभी लोगों को कि वो कुछ ना कुछ काम धंधे में लगे हुए हैं ताकि कुछ कमा सकें, जिससे वो अपना गुजारा कर सकें, टू अर्न देयर लाइवलीहुड। These actions are mainly related to the production of commodities and services। तो ये जो भी काम धंधा होता है, जो भी कुछ काम में लगे होते हैं लोग, वो जो है कुछ चीज़ों या सेवाओं, वस्तुओं, कमोडिटीज वस्तु, एंड सर्विस सेवा। तो कमोडिटीज और सर्विसेज के प्रोडक्शन में ये काम धंधा लगा होता है। यानी कि जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो या तो कुछ चीज़ों को बनाने में लगे होते हैं या कुछ सेवा देने में लगे होते हैं। जैसे आप बाज़ार जाते हैं तो देखते हैं इतनी चीज़ें बिक रही हैं, दुकानों में इतनी चीज़ें बिक रही हैं, तो उनको कहीं बना रहे होंगे लोग तभी तो बिक रही हैं। तो वो तो हो गई चीज़ें, वस्तुएं, गुड्स, कमोडिटीज़। मतलब बनाने का मतलब किसी भी, जैसे कि चावल दाल बिक रहा है तो वो भी उगाया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। बिस्किट है तो वो फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, केक है, आइसक्रीम है, वो बनाया जा रहा है। तो हो सकता है कुछ मैनमेड हो, कुछ नेचुरल हो, जैसे कि चावल और गेहूँ, अनाज या आटा है तो वो पीसा जाता है मिल में। तो ये चीज़ें जो हैं ये हो गई कमोडिटीज़। तो लोग लगे हुए हैं, जैसे एक आप देखते हैं मिल वाला पीस रहा है तो वो आटा बना रहा है, आटा, दैट इज़ अ कमोडिटी। और कुछ लोग काम में लगे हुए हैं, जैसे कोई रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, तो वो क्या है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑटो में कहीं ले जा रहा है।
कोई सफाई कर रहा है तो वो सफाई का आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको खाना खिला रहा है तो वो आपको फूड का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई बाल काट रहा है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो लोग लगे हुए हैं चाहे किसी चीज को बनाने में यानी कमोडिटीज का प्रोडक्शन में, या कोई काम करने में, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करने में, यानी दैट इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। तो इसीलिए अब हम गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में या कमोडिटीज में लगे हुए हैं या प्रोडक्शन ऑफ सर्विस में लगे हुए हैं। डॉक्टर हैं वो पेशेंट देख रहे हैं तो वो सर्विस कर रहे हैं, टीचर हैं पढ़ा रहे हैं तो हम एजुकेशन का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से लोग या तो सर्विस में लगे हुए हैं या कुछ बनाने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स इन फील्ड्स एंड बार्न्स, किसान जो खेतों में या अपने बार्न कहते हैं जहां वो अपना सामान अनाज वगैरह जमा रखते हैं, जानवर वगैरह उनके रहते हैं। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, मजदूर जो है फैक्ट्रियों में काम करते हैं। टीचर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजों में टीचर जो है पढ़ा रहे होते हैं। लॉयर्स इन देयर कोर्ट, अदालतों में जो वकील हैं वो बहस कर रहे होते हैं। आर एंगेज्ड इन देयर ओन वर्क, ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आर दीज पीपल एंगेज्ड इन देयर ओन वर्क। सवाल उठता है कि आखिर ये लोग इन कामों में क्यों लगे हुए हैं। The answer to this is that these people earn because they want to fulfill the demands and needs of their family members. तो इसका सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोग आखिर काम क्यों कर रहे हैं, लोग अपने अपने कामों में क्यों लगे हुए हैं। कोई सफाई कर रहा है, कोई कहीं बर्तन धो रहा है, कहीं खाना बना रहा है, कहीं कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई अधिकारी का काम कर रहा है, कोई हम टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई डॉक्टर पेशेंट देख रहा है, कोई वकील कोर्ट में बहस कर। हाँ हाँ, तो वही यहाँ कहा जा रहा है, द आंसर टू दिस इज that these people earn because they want to fulfill the demands and needs of their family members. इसका जवाब ये है कि जो ये लोग हैं जो काम करके पैसा कमा रहे हैं ताकि उस पैसों से अपने परिवार के लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। डिमांड्स एंड नीड्स, ज़रूरतें और आवश्यकताएं, ये दो वर्ड हैं, डिमांड्स एंड नीड्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ से अब वर्ड्स पर हमें ध्यान देना हो। तो दो अलग अलग वर्ड हैं, डिमांड्स और नीड्स। नीड्स होती हैं जो ज़रूरी हैं, जिनके बिना आदमी सरवाइव नहीं कर सकता है। जैसे फूड, सबसे 3 ज़रूरतें जो कहा जाती है कि रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथ्स एंड शेल्टर, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके अलावा भी आज के डेट में बहुत सारी नीड्स हैं कि बिजली सप्लाई, पानी की व्यवस्था, ठीक है, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का भोजन, ठीक ठाक भोजन में मतलब अब भोजन का मतलब हो सकता है कि एक रोटी चावल दाल, और उसमें फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि हाँ भाई मीट खा रहे हैं तो आइसक्रीम खा रहे हैं तो मक्खन खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें नीड्स हैं। लेकिन अगर आपको चाउमीन खाने का मन हो रहा है, आपको जो है चिली चिकन खाने का मन हो रहा है, तो दीज आर डिमांड्स, दीज आर नॉट नीड्स। नीड हो गया जो बेसिक है, जो जरूरी है। आप चिली चिकन नहीं खाइएगा तो कमजोर नहीं हो जाइएगा, ठीक है। चिली चिकन खाए बिना जो है जो भी डिश होता है, शाही पनीर खाए बिना, सिनेमा देखे बिना, ठीक है, आइसक्रीम खाए बिना सरवाइव कर सकते हैं आसानी से। लेकिन बिना खाना खाए, चावल दाल खाए, बिना दूध पिए, बिना सोए, ढंग के कमरे में सोए बिना आप जिंदगी ठीक से नहीं गुजार सकते।
तो जो बेसिक जो नीड्स का मतलब होती है जरूरी आवश्यकताएं, जिसके बिना आप नहीं रह सकते। डिमांड्स होती हैं इच्छाएं, कि जो हमारा मन करता है। भूख नहीं लगी हुई है लेकिन मन हो रहा है आइसक्रीम खाने का, मन हो रहा है कि ओहो चिली चिकन खाते, कहीं हाँ वहाँ का चाउमीन खाते, और बहुत सारी डिशेज होती हैं, अब हम क्या नाम लें, आज रसमलाई खाएं। तो ये डिमांड्स, इच्छाएं हैं, ज़रूरतें नहीं हैं। ज़रूरत है भोजन, चावल दाल सब्जी, रोटी दाल सब्जी, ये भोजन, ये ज़रूरत है। लेकिन चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये डिमांड्स। आपको पंखा जो है आपकी ज़रूरत है, लेकिन एसी जो है वो डिमांड है। समझ में आई बात? इससे ध्यान में रहेगा कि हाँ, नीड का मतलब है कि जिसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। भाई गर्मी इतनी यहाँ पड़ती है, बिना पंखा के नहीं रह सकता है आदमी, सामान्य आदमी, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन जो है एसी के बिना नहीं रह सके ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एसी अपना एक, हाँ भाई हम बहुत अच्छा लगता है ठंडे में तो एसी हम लगाना, तो एसी इज़ अ डिमांड बट इट इज़ नॉट नेसेसिटी। तो डिमांड्स और नीड्स, नीड का मतलब होता है नेसेसिटी, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। उसमें भी एक वर्ड यूज करते हैं बेसिक नीड्स, जो बेसिक नीड है। तो पंखा भी बेसिक नीड नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बिना पंखे के भी रहते हैं, तो वो रह रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आज के समय में हम कहेंगे कि हमारे देश में पंखा भी एक बेसिक नीड हो गया है। लेकिन एसी जो है दैट इज अ लग्जरी, दैट इज अ डिमांड, दैट इज नॉट बेसिक नीड। तो कोई बच्चा अगर कहता है कि हम एसी के बिना नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो उसका डिमांड है, उसका नीड नहीं है। उसका नीड है कि हाँ उसको पंखा मिलना चाहिए, कि हाँ पंखे के नीचे पढ़ सकता है। खैर, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आखिर लोग काम क्यों करते हैं। जो भी काम में लगे हुए हैं लोग, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिसर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, अलग अलग कामों में लोग लगे हुए हैं। क्यों? सबको कमाना है। इसलिए देखने का नज़रिया बहुत हो सकता है, लेकिन जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है वो है कमाना। कोई कहेगा हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो सब बातें अलग है। लेकिन जो ग्राउंड वर्क है, जो ग्राउंड वो चीज़ है कि ज़मीनी चीज़ है कि हाँ सबको कमाना है। और कमाना किस लिए है? इसलिए ताकि अपने परिवार के लोगों का, उनकी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, और जो इच्छाएं, डिमांड्स हैं, उनको पूरा कर सकें। ताकि बच्चे जब कहें कि पापा हमें भूख लगा हुआ है, तो उनको कुछ खिला सकें, और बच्चे कहें कि पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा भी खिला सके। तो जो भी इच्छाएं होती हैं परिवार के लोग, उसको पूरा कैसे करिएगा? पैसे से। और पैसा कैसे मिलेगा? काम करने से, कमाने से। तो ऑल द पीपल दे आर एंगेज्ड इन देयर ऑक्यूपेशंस टू अर्न, and why they want to earn? To satisfy the demands and needs of their family members. So our all such activities which generate income are known as economic activities. तो हमारी जो भी ऐसे कामकाज होते हैं जिनसे कुछ इनकम जनरेट होता है, जिससे कुछ कमाई होती है, ऐसी कामकाज को, ऐसी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जिस भी कामकाज से हमारे कुछ अगर कमाई हो रही है, पैसा मिल रहा है, या कोई और रिसोर्स मिल रहा है उसके बदले, तो ऐसे एक्टिविटी को हम
इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। पहले उसको हम ऑक्यूपेशन पढ़ चुके हैं, इसी को ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपना मन बहलाने के लिए गाना गा रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए गाना गा रहे हैं, तो वो हमारा अपना एंटरटेनमेंट। लेकिन किसी के सामने गाने के बदले हमें पैसे मिल रहे हैं, तो वो हमारा ऑक्यूपेशन है। एक बहलाना फुसलाना एक ही वर्ड है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? टू एंटरटेन। तो एंटरटेन, फुसलाना, बहलाना। बहलाना फुसलाना, अब उसका कई मतलब हो सकते हैं। एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना। बहलाना फुसलाना हो सकता है समझाना भी हो, ये भी हिंदी वर्ड है, इसका मीनिंग थोड़ा सा मिला हुआ है। वो समझाने को भी कह सकते हैं, किसी को बहकाने को भी कह सकते हैं। बहलाना फुसलाना जो आप कह रहे हैं, कई बार उसको बहकाने के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। तो नेगेटिव वर्ड है। हाँ, तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। खैर छोड़िए, उसको हम नहीं जाएंगे कि स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है। कोई स्टैंडर्ड वर्ड है ही नहीं बहलाना फुसलाना ये सब का। कोई प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है। चलिए, अभी अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में रहते हैं। सो एनी वर्क, एनी एक्टिविटी विच जनरेट्स इनकम, जिससे कि कुछ कमाई होती है, तो ऐसी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या ऑक्यूपेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। नाउ, इकोनॉमी इज सच अ स्ट्रक्चर under which various financial or economic activities are performed। तो कह रहा है कि इकोनॉमी जो शब्द है, इकोनॉमी वो व्यवस्था है जिसके अंदर ये सारे फिनेंशियल पैसे से जुड़े हुए या इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां किया जाता है। समझे? इकोनॉमी वो व्यवस्था है जिसके अंदर पैसों से जुड़े हुए काम या आर्थिक काम किए जाते हैं। यानी आपने पढ़ा कि हमारे आसपास हम लोगों को देखते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं। कोई सफाई कर रहा है, कोई लेडी खाना बना रही है, कोई लेडी कहीं सफाई कर रही है, कोई कहीं पेंटिंग कर रहा है, कोई कहीं मैकेनिक है, कहीं इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का काम, यानी तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं। हर आदमी, नेता भी काम कर रहे हैं और उसके बदले उनको सैलरी मिलता है। तो सभी लोग काम में लगे हुए हैं। तो ये जो काम काज करने की व्यवस्था है, ये व्यवस्था है कि हाँ भाई, प्लम्बर आएगा, काम किया तो अपना चार्ज लेगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा, काम करेगा तो अपना चार्ज मांगेगा और हम उसे पैसा देंगे। जितना वैल्यू का हो, काम किया होगा उतना पैसा देंगे उसको। पैसा कैसे देंगे? आजकल तो सब कैश में होता है, कैश देंगे उसको। आजकल प्लास्टिक मनी भी है, मनी आपका, या ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट भी होता है कैश पेमेंट की जगह। तो हम उसको पेमेंट करेंगे, काम करेगा पैसा लेगा, काम करेगा पैसा लेगा। और कितना पैसा देना है उसका एक व्यवस्था है, सिस्टम है कि हाँ भाई, इतना देर किए तो इतना पैसा देंगे, इस तरह का काम किए तो इतना पैसा मिलेगा। तो यानी जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उन जो व्यवस्था है कि काम के बदले पैसा या कोई चीज़ खरीदना है तो उसके लिए पैसा देना होगा, या पैसा देंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये पूरी जो व्यवस्था, जैसे हम अमेज़न पे ऑर्डर किए, हम पेमेंट कर दिए तो सामान हमारे घर पहुंचा देता है, या कैश ऑन डिलीवरी लेता है कि हाँ भाई आए हैं सामान, ये कैश दीजिए तो आपको ये सामान मिल जाएगा। तो ये भी एक सिस्टम हुआ, व्यवस्था हुई कि हम यहाँ से ऑर्डर कर दे रहे हैं तो वो सामान लेके आ जा रहे हैं, कैश पेमेंट किया हुआ है या उस समय करना है वो कैश ले लेते हैं, नहीं तो डिजिटल पेमेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर ये सारे कामकाज हो रहे हैं, जिनके बदले में पैसा या इनकम होता है, इस पूरे सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन एट्सेट्रा। ये सब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी क्यों होता है? तो अनाज जो है कुछ अपने खाने के लिए रखेगा, बाकी कुछ बेच देगा, या फल फूल उगा रहा है तो फल सब्जी जो है वो बाजार में बेचेगा, उसके बदले पैसा मिलेगा। उसी तरह इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियों में गाड़ियां बन रही हैं, बहुत सी चीज़ें बन रही हैं, हम जाके उसको खरीदते हैं। बिजनेस हो रहा है, देखिए लोग खरीद बेच रहे हैं, सामान का बिजनेस कर रहे हैं। बैंकिंग हो रहा है, बैंकिंग का धंधा चल रहा है, बैंक में जाते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, उधार लेते हैं, जमा करते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी एक बिजनेस अब हो गया है कि भाई इंश्योरेंस हम कराते हैं अपना, हम पैसा देंगे, अगर कोई दुर्घटना होगी तो आप उसके बदले में इतना पैसा देंगे। और ट्रांसपोर्ट, लाने ले जाने की सुविधा, सामान को, आदमी को, जिसको भी। एंड टेलीकम्युनिकेशन, और दूर दराज के लोगों से कम्युनिकेट करना, उनसे जो है अपना बातचीत करना, या जिस तरह से भी अपना मैसेज उनके सामने। चाहे टेलीफोन, फिर मोबाइल आए, अब ईमेल आए, अब ऑनलाइन वीडियो चैट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब टेलीकम्युनिकेशन, दूर के लोगों से कम्युनिकेट, अपना विचारों का आदान प्रदान। तो ये जितने एक्टिविटीज़ हैं ये कैसे हो रहे हैं? इकोनॉमी के अंडर में हो रहे हैं। इनके जो होने का पूरा सिस्टम है, इन एक्टिविटीज़ के होने का, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमी। These economic activities on one hand make good use of resources and services। तो कहा जा रहा है कि ये जो भी कामकाज हो रहे हैं, तो एक तरफ ये जो भी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, या सेवाओं का इस्तेमाल बढ़िया ढंग से करते हैं। गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम डॉक्टर से अच्छे से अपना दिखलाते हैं कि हाँ भाई ये डॉक्टर भी अच्छे से देखता है, ध्यान दे के हमारी जांच करता है, जो दवा देना होता है दवा बताता है कि ये दवा खरीदिए, ऐसे खाइए, ये करिए, तो हम उसको फीस दे देते हैं। तो ये जो डॉक्टर को हम दिखाने गए, तो यहाँ पर क्या है, हम भी अलर्ट हैं कि हाँ हमें अपना सारा बात को अच्छे से बता देना है डॉक्टर को, और डॉक्टर का है कि भाई हमें अच्छे से ढंग से पेशेंट को देख लेना है, उसकी परेशानी हमें समझ लेना है, उसकी बीमारी समझ लेना है, उसके अनुसार हमको जो भी जांच कराना है या दवा लिखना है वो कर रहा है ढंग से, और उसके बदले उसको एक अच्छी फीस दी जा रही है, मेरे द्वारा हम उसको फीस भी दे रहे हैं। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी रिसोर्सेज हैं या सर्विसेज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल होता है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। एंड ऑन अदर हैंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन, और दूसरे तरफ से कहें तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है इससे लोगों को काम धंधा रोजगार मिलता है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा रोजगार है, कोई डॉक्टर पेशेंट देख रहा है तो वो उसको रोजगार मिला हुआ है, कोई बिल्डिंग बना रहा है तो वो उसका रोजगार है, तो उनको लोगों को इससे रोजगार मिलता है। so that they are able to fulfill their needs and demands from the resources available in our country। तो इतने एक्टिविटीज़ क्यों हो रहे हैं? ताकि उससे उनको इनकम हो या वो रिसोर्सेज मिल जाएं, जिससे कि वो अपने अपने परिवार वालों की इच्छाएं और ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, तो देखिए आप जानते होंगे जितने लोग काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, या जो बिजनेस कर रहे हैं उनका अपना प्रॉफिट होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस दिया जाता है, डेली वेजेस है या मंथली सैलरी है। तो ये पैसे दिए जाते हैं। आज के डेट में सब चीज़ कैश में होता है, पैसे के टर्म्स में होता है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाए चाहे कैश दिया जाए, उस पैसे से आप अपनी ज़रूरतें, इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ भाई एक मोबाइल खरीदना है, मोबाइल नहीं है तो आप जाके दुकान से पैसा देते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं वहाँ से।
खाने पीने का सामान खरीदना है, आप पैसा लेके जाते हैं दुकानदार के पास, दुकानदार को कहते हैं हाँ भाई इतना इतना सामान दीजिए, उसके बदले उसके दाम के हिसाब से वो आपसे पैसे ले लेता है, आपको सामान दे देता है। तो अपने परिवार की ज़रूरतें पूरा कर सके, इसके लिए लोग जो है इन कामकाज में लगे हुए हैं। Thus, we can say that economy functions at two different levels. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी होता है वो दो लेवल पे काम करता है, दो लेवल पर काम करता है। तो इस तरह से, हाँ 1 मिनट, thus we can say that economy functions at two different levels. तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है, जो सिस्टम है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, ये दो अलग अलग लेवल पर काम करता है। पहला लेवल क्या है? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। पहला क्या है? इकोनॉमी क्यों काम करता है? ताकि लोगों के इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत तरह के वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो सके, प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक बार्बर है, बाल काट रहा है। वो क्यों बाल काट रहा है? ताकि यहाँ के लोगों का, इस एरिया के लोगों के बाल काट सके। बाल जिसको चाहिए, हमें छोटा बाल कराना है, हमें ऐसा हीरो जैसा कटाना है, हमें ऐसा कटाना है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं बाल को कर लेके। तो उनकी इच्छाएं कौन पूरी कर रहा है? बार्बर। बार्बर है, बाल काट रहा है, तो लोगों के बाल समय से कट जा रहे हैं, जिस डिजाइन का, जिस फैशन का कटाना चाहें कट जा रहे हैं। कोई दुकानदार अमूल का आइसक्रीम बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? ताकि जितने भी लोग आसपास के एरिया में हैं जिनको आइसक्रीम खाने का इच्छा होता है, वो आइसक्रीम का मज़ा ले सके। तो आइसक्रीम आखिर अमूल कंपनी क्यों बना रही है, या कोई दुकानदार अमूल का आइसक्रीम क्यों बेच रहा है? ताकि उससे लोगों की जो इच्छा होती है कि आइसक्रीम खाने की, वो पूरी हो सके। अब बार्बर बैठा हुआ है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर बैठा हुआ है ताकि पेशेंट देख सके, यानी लोगों को जो बीमारी में है, तकलीफ में है, उनका बीमारी तकलीफ को दूर किया जा सके, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके आसपास जितने भी लोग काम में लगे हुए हैं, कोई चीज़ बना रहा है या कोई सर्विस क्रिएट कर रहा है, सेवा दे रहा है, ताकि जो लोगों की इच्छाओं को, ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सामान जो भी बन रहा है बिकने के लिए बन रहा है। टेबल, कुर्सी, एसी, पंखा, कूलर, फ्रिज, जो भी सामान आप देखते हैं अपने आसपास, बाजार में क्यों बिक रहा है? ताकि लोग खरीद सके, लोग खरीदें, इसीलिए ना बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, गाड़ियां बना रही है, एसी बना रही है, मतलब हर तरह की चीज़ें बन रही हैं ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मुझे कहीं जाना होता है, ज़रूरत होता है, तो मुझे कार की ज़रूरत होती है, मुझे टू व्हीलर की ज़रूरत होती है, ताकि मैं आसानी से चला जाऊं, कंफर्ट से चला जाऊं, जब मन हो तब चला जाऊं। तो इसी के लिए कंपनियां टू व्हीलर और कार्स बना रही हैं, ताकि लोगों को जाने की ज़रूरत है तो वो उसको खरीद के अपना ज़रूरत को पूरा कर सकें। एसी बना रही है ताकि लोग गर्मी बर्दाश्त, हो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, किसी तरह ठंडा हो जाता, तो उसके लिए एसी बना रही हैं कंपनियां, ताकि एसी लोग खरीद के अपना ठंडक का मजा ले सकें, गर्मी में आराम कर सकें। तो इकोनॉमी पहला लेवल जो है फंक्शन करने का, कि वो काम इसलिए हो रहा है, इकोनॉमी इसलिए चल रहा है ताकि ऐसे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सके जिससे कि लोगों की ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी की जा सके। अब देखिए क्या होता है कि लोग टीवी में देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट, ये नया टूथपेस्ट आया है,
ये नया आजकल अमेजन मिंत्रा ये सब का भी ऐड आता है कि हाँ ये देखिए नया नया फैशन का कपड़ा दिख रहा है, तो लोगों की इच्छा होती है कि हाँ भाई इस फैशन का कपड़ा सिलवाते, इस ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करते। तो वो जाता है दुकानदार के पास, कहता है कि हाँ ये वाला टूथपेस्ट दीजिएगा। वो बोलता है सर ये तो अभी नहीं आया हमारे पास। वो टेलर के पास जाता है, कहता है भाई ऐसा डिजाइन का कपड़ा सिल दो जो वो इस फिल्म में पहना हुआ है। वो बोलता है भाई अभी हम तो नहीं देखे हैं वो कैसा सिलता है कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब लोगों का डिमांड आता है तो वो देखता है अरे भाई लोग डिमांड कर रहे हैं, हमें उसको खरीद के लाना चाहिए। टेलर है वो कहता है हमें ऐसा सीखना पड़ेगा वो डिजाइन कैसे क्या है। तो फिर वो जो दुकानदार है वो पेस्ट खरीद के लाने लगता है और वो टेलर जो है वो सीख लेता है वो स्टाइल में कपड़े सिलना। और लोग जो है जाते हैं, वो सामान वो टूथपेस्ट उनको मिलने लगता है, वो कपड़े वैसा सिलने लगता है। तो लोगों की ज़रूरत को देखते हुए वो नई चीज़ों को लाते हैं, सीखते हैं, करते हैं। तो समझ रहे हैं कि आखिरकार जो भी चीज़ें बन रही है या सेवाएं दी जा रही हैं ताकि लोगों की ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा किया जा सके। पहला तो इस लेवल पर इकोनॉमी काम कर रहा है कि लोगों की इच्छाएं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ें बन रही हैं और सेवाएं तैयार हो रही हैं। सेकंड, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू पीपल। और साथ ही साथ ये जितनी चीज़ें बन रही है, जितनी सेवाएं तैयार हो रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक आदमी है खाली बैठा हुआ है बेरोजगार। अब लोग जो है यहाँ इस कॉलोनी में चाहते हैं कि अरे भाई हमें कहीं से बढ़िया दूध मिलता। वो जानकारी उसे होती है कि लोग दूध खोज रहे हैं। वो क्या करता है, गाय खरीद के ले आता है, उसको अच्छे से खिलाता पिलाता रखता है, उसका दूध आके बेचना शुरू करता है, लोग खरीदने लगते हैं। अब उसे क्या हो गया, वो दूध बेच रहा है, क्यों, ताकि लोगों को बढ़िया दूध मिल सके, पी सके। तो लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। दूसरी तरह से देखा जाए तो दूध बेच रहा है तो इससे क्या हो रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। तो इकोनॉमी दो लेवल पर काम करती है। एक तरफ तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जिससे लोगों की ज़रूरतें, इच्छाएं पूरी हों, और दूसरी तरफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। इंडिया की इकोनॉमी हम कहते हैं, बिहार की इकोनॉमी हम कहते हैं, या पटना की इकोनॉमी कहते हैं। तो पटना की इकोनॉमी से क्या मतलब है कि पटना में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ताकि पटना और इसके आसपास के जगह के लोगों का जो डिमांड्स है, जो नीड्स है, उसको पूरा किया जा सके। रेस्टोरेंट किस लिए चल रहे हैं, ताकि जो लोग आए उनको बढ़िया खाना खिलाए, उनकी जो इच्छा है जिस तरह का जो खाना खाने का उनको खिलाया जा सके। टेलर्स किस लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह का कपड़ा लोगों को पहनने का मन हो उस तरह का उनको कपड़ा दिया जा सके तैयार करके। सिनेमा हॉल किस लिए चल रहे हैं, ताकि लोगों को सिनेमा देखने का मन हो तो सिनेमा उनको दिखाया जा सके। तो एक तरफ तो लोगों का डिमांड्स और नीड्स पूरा किया जा रहा है इकोनॉमी के द्वारा, दूसरी तरफ सिनेमा चल रहे हैं तो उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। कपड़े सिले जा रहे हैं तो उससे टेलर का काम मिल रहा है, यानी कि रोजगार मिल रहा है लोगों को। मकान बन रहे हैं तो मकान बन रहे हैं तो उससे मजदूरों को काम मिल रहा है। तो एक तरफ इकोनॉमी जो है ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जिससे लोगों की ज़रूरतें, आवश्यकताएं पूरी हो, डिमांड्स और नीड्स, और दूसरी तरफ इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, काम मिलता है। समझ गया अब इकोनॉमी? हाँ। Some economists have defined the economy in the following ways. कुछ जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इकोनॉमी को डिफाइन किया है, जो नीचे दिए जा रहे हैं कुछ डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू आर्थर लुइस, एक आर्थर लुइस जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका डेफिनेशन है, इकोनॉमी मीन्स अ नेशन whose entire practice is based on satisfaction of human needs
for which the resources are used. एक डेफिनेशन है, बस पढ़ लेते हैं कि आर्थर लुइस ने कहा है कि इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक नेशन यानी एक देश, एक राज्य, जिसका जितना भी कामकाज है वो वहाँ के लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए होता है, और जिसके लिए कि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल होता है, इसी को इकोनॉमी कहते हैं। जैसे भारत में जो भी कामकाज हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? ताकि भारत के लोगों की ज़रूरतें, इच्छाओं को पूरी किया जा सके, और ऐसा करने में कहाँ के रिसोर्सेज, कहाँ के संसाधन, कहाँ का माल इस्तेमाल हो रहा है? भारत में जो पाए जाने वाली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आर्थर लुइस एक है इकोनॉमिस्ट, उनका डेफिनेशन है। म्यूट कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, इकोनॉमी इज सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। एक दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं ब्राउन, जो ये कहते हैं इकोनॉमी इज सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। बहुत शॉर्ट में बहुत इफेक्टिव डेफिनेशन है कि अपना आजीविका यानी अपना जीवन गुजारना, अपना चलाना जिंदगी को, तो अपना गुजारा, अपना आजीविका, लाइवलीहुड कमाने का सिस्टम है इकोनॉमी। भाई सब लोग किस लिए काम कर रहे हैं? अपना अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए, कि अपना जीवन चला सकें, अपना जैसे भी अपना है गुजारा कर सकें, उसके लिए पैसे चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए उसी के लिए काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। आवाज आ रही बहुत? अभिषेक म्यूट कर दीजिए। हाँ, इन शॉर्ट देखिए, फिर है इन अदर वर्ड्स द इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड। कहा जा रहा है कि इकोनॉमी जो है एक संगठन है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, यानी जो भी कामकाज हो रहा है उसका एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत लोग जो है अपना अपना लाइवलीहुड कमाते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, यानी कि जिस पैसे या रिसोर्स से वो अपना ज़िंदगी गुजारेंगे उसको, उस कमाने के सिस्टम को जो है हम इकोनॉमी कहते हैं। इन शॉर्ट द सोशल इकोनॉमी इज द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक और डेफिनेशन है किसी व्यक्ति का कि द सोशल इकोनॉमी इज द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं कहीं पर, उन सबको हम जोड़ ले, एक साथ ले ले, तो वही है सोशल इकोनॉमी। Thus, the economy of Bihar means the study of absolute economic activities of the Biharis on the basis of which their basic necessities can be fulfilled by the resources made available to them. बहुत आवाज आ रहा है अभिषेक। तो इकोनॉमी ऑफ बिहार मीन्स द स्टडी ऑफ एब्सोल्यूट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बिहारीज on the basis of which their basic necessities can be fulfilled by resources made available to them. तो इसी तरह बिहार की इकोनॉमी से कहा जा रहा है कि क्या मतलब है
तो बिहार की इकोनॉमी हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि द स्टडी ऑफ एब्सोल्यूट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिहार, बिहार के लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उस पर ध्यान देना, उसका अध्ययन करना, उसकी पढ़ाई करना कि बिहार के लोग क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच देयर बेसिक नेसेसिटीज कैन बी फुलफिल्ड बाय रिसोर्सेज। और हम बिहार के लोगों के उन कामकाज पर सिर्फ यहाँ ध्यान देंगे जिनके द्वारा वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। कामकाज तो बहुत तरह के लोग करते रहते हैं, कोई कहीं मर्डर कर रहा है तो मर्डर कर रहा है तो वो उसका हम नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि मर्डर करने के बदले उसको कुछ हो सकता है बहुत कारण से मर्डर कर रहा हो। तो हम सिर्फ यहाँ उन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे बिहार के लोगों का जिससे वो अपनी जिंदगी गुजारा करने के लिए कमाई कर रहे हैं, लाइवलीहुड कमा रहे हैं। तो जब हम बिहार के लोगों की एक्टिविटीज को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे जिससे कि वो कमाई करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, तो इस स्टडी को हम कहेंगे स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ बिहार, बिहार के इकोनॉमी की स्टडी, बिहार के अर्थव्यवस्था। तो बिहार का अर्थव्यवस्था समझ गए कि बिहार के लोगों का ऐसा कामकाज जिससे वो अपना गुजारा करते हैं, रोजगार करते हैं, उसको हम कहेंगे बिहार के इकोनॉमी। So we have sufficiently studied what is economy, what do we mean by economy and economic activity. Now our first subtopic is structure of economy. अब बात आती है, हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, समझेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर, उसका आकार, उसका रूप कैसा होता है, कैसे समझेंगे इकोनॉमी को, कैसे जानेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो उसका हम जैसे किसी को अगर जानना है तो उसको हम देखते हैं उसका रूप कैसा है, उसका आकार, व्हाट इज हिज फॉर्म, किस तरह का वो दिखता है, क्या है। तो उसी तरह इकोनॉमी को समझने के लिए हम उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके आकार कैसा है, कैसा दिखता है, क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी मीन्स इट्स डिवीजन इनटू वेरियस प्रोडक्शन एरियाज। तो अभी जो है हमने आपसे कहा कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन्हीं को मिला के हम इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मिला के हम इकोनॉमी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर्स कहने से मतलब होता है कि हम उन्हें किन किन कैटेगरीज में बांट रखे हैं या किन किन क्षेत्रों में क्या काम हो रहा है, उसको हम किस तरह से उसको हम देखते हैं, उसका रूप क्या है। जैसे जितना भी हमने कामकाज आपको बताया कि कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर का काम कर रहा है, कोई टीचर का काम कर रहा है, कोई लॉयर का काम कर रहा है, कोई मजदूर का काम कर रहा है, मजदूर चाहे फैक्ट्री में हो, कहीं कोई खेत में काम कर रहा है, कहीं कोई बेच रहा है सामान, कहीं कोई खाना बना रहा है, सर्व कर रहा है होटल रेस्टोरेंट में। यानी कि ये जितने भी कामकाज हो रहे हैं तो ये किस क्षेत्र में कैसे हो रहे हैं, इसी को समझने, इसी को देखने का जो है हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इसी को हम इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कहते हैं कि जो भी कामकाज हो रहे हैं उसको हम बांट देते हैं अलग अलग क्षेत्र में कि हाँ ये इस एरिया का काम हो रहा है, इस क्षेत्र में काम हो रहा है, ये इस क्षेत्र में काम हो रहा है, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इतना समझ लीजिए। सिंस वेरियस economic activities such as agriculture, हाँ, since various economic activities such as agriculture, industry, business, banking, insurance, transport, communication, etc. function within an economy, these activities can be divided into 3 different sections. तो अभी हमने देखा कि जितने तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो,
ये सब इकोनॉमी के अंडर में काम होते हैं। तो इन काम काज को कुछ अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, कैटेगरीज में बांट दिया गया है, सेक्शंस में बांट दिया गया है, जिसमें कि 3 सेक्शन हम एक बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे। 3 सेक्शंस में बांट दिया गया, 3 हिस्सों में इनको बांट दिया गया है समझने के लिए। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड है टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो ये हम थोड़ा सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल कैटेगराइजेशन है, तो उसमें हम 3 ही में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी यानी मेन, सेकेंडरी यानी कि उसके बाद, और टर्सरी मतलब इन पहले दोनों के बाद तीसरा, या सर्विस सेक्टर, उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इनमें इन कामकाज यानी ऊपर के जितने भी एक्टिविटीज थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, इनको हम इन 3 एरियाज में बांट लेते हैं। कुछ को हम कहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में है, कुछ को कहते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में, और कुछ को कहते हैं कि टर्सरी सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर में इन एक्टिविटीज को हमने बांट दिया है। तो क्या क्या है, कैसे बांटा है, वो हम देखेंगे, यहाँ समझेंगे। लाइक एवरी इकोनॉमी, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्टर्स। जैसा हम पूरी दुनिया में करते हैं, तो भारत की भी इकोनॉमी को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, यानी कामकाज को हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली थ्रू द चार्ट गिवन बिलो। इसको हम ये जो सामने आपके चार्ट दिख रहा है, इससे समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऊपर है, उसको 3 सेक्टर में दिया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो इसमें नाम दिए हुए हैं अलग अलग, देख सकते हैं आप। अब हम समझेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी, ये कैसे इसको ग्रुप में बांटे हैं। देखिए अब यहाँ कुछ थोड़ा सा आपका ज्योग्राफी का छूटा हुआ है। एक्टिविटीज जो होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनको हम कहते हैं प्राइमरी होती हैं, सेकेंडरी होता है या टर्सरी होता है। उसी के आधार पर यहाँ सेक्टरों का नाम पड़ गया है। तो ऐसे एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली नेचर से जुड़े होते हैं, उनको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। ऐसे कामकाज जो नेचर से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, एनवायरनमेंट से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, या अर्थ से, हमारी पृथ्वी से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कामकाज को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, और उसी के तरह उस एक्टिविटी को हमने डाल दिया प्राइमरी सेक्टर में। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्राइमरी सेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो यहाँ पर समझाने के लिए कह दिया गया है एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो जहाँ हम नेचर से, अर्थ से, अपने एनवायरनमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, सीधे मिट्टी में बो दिए और पानी बरसा और फसल धूप में उग गया, हवा पानी धूप लगा, पानी मिला, फसल उग गया, उस फसल को हम काट लेते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ हम क्या किए कि नेचर से डायरेक्टली हम किसी चीज को ले लिए। या उसी तरह है हंटिंग, शिकार करना, कि हम जाते हैं और जंगल में कहीं पहले शिकार कर लेते। अब तो बैन हो गया ये सब, लेकिन पहले की बात करें तो पहले शुरुआत हुआ था, लोग क्या करते थे, अपने दूर जंगल में जाके कहीं शिकार करके उसको मार के खा लेते थे। तो हंटिंग हो गया। गैदरिंग,
चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो लोग जंगल या आसपास कहीं जाके उसको देखते थे, हाँ कहीं जंगल में मिल गया, कोई फल है, फल गिरा हुआ मिल गया, कोई चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पत्ता है, बहुत जड़ी बूटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ पत्तों पर उगती है, उसको जाके वहाँ से उठा के तोड़ के ले आए जंगल से, लकड़ी तोड़ के ले आए, गिरा हुआ लकड़ी या गिरा हुआ फूल या बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन में उगती हैं उनको निकाल के ले आए। तो गैदरिंग इसको कहते हैं। फिशिंग मछली मारना, क्या करते हैं हम, बस जाते हैं जाल लगा के या कांटा लगा के मछली को निकाल लेते हैं नदी तालाब समुद्र से, फिशिंग। एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों की देखरेख, क्या करते हैं, बस जानवर को खाना खिलाते हैं, उसका देखरेख करते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं, चाहे उसका दूध इस्तेमाल करें, उसका मीट के लिए इस्तेमाल करें या उसका जो भी प्रोडक्ट है ऊन वगैरह उसका इस्तेमाल करें, जिसलिए भी। तो जानवर जब हम पालते हैं तो ये भी आता है प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि हम डायरेक्टली नेचर से हम जानवर को उसमें बस खाना पीना खिलाते हैं, अपने आप बाकी काम नेचर कर देता है। तो दीज एक्टिविटी, हाँ उसी तरह फॉरेस्ट, लकड़ी काटना, हम जाके जंगल से पेड़ उगे हुए लकड़ी काट लेते हैं, या पेड़ों से फल तोड़ लिए या कोई जड़ी बूटी तोड़ लिए, जमीन में कुछ उगा हुआ है उसको जो है उसको जाके खोद के ले आए। तो फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें भी ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या हो जाएगा, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, फार्मिंग, फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर, और फॉरेस्ट्री, माइनिंग, माइनिंग भी आ जाएगा, हम ज़मीन खोद के निकाल लेते हैं मिनरल्स और उनको बेच देते हैं, ये भी आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको अब सेकेंडरी में हम लोग रखते हैं, क्योंकि उसको हम थोड़ा प्रोसेसिंग करते हैं, जैसा खोदते हैं वैसा ही नहीं बेच देते हैं, बल्कि उसको साफ वाफ करके प्रोसेस करके बेचते हैं, इसलिए अब वो इंडस्ट्री में आ गया। लेकिन अगर कोई चीज़ आप खाली निकाल के बेच दे रहे हैं तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में ही आ जाएगा। तो आप समझ गए कि जो चीज़ें डायरेक्टली नेचर से जो कामकाज जुड़ा हुआ होता है, हमारे अर्थ से जुड़ा हुआ होता है, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ होता है, आसपास की चीज़ों से, उसको हम रखते हैं प्राइमरी सेक्टर में। जैसे मधुमक्खी पालना, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, मुर्गी पालना, सुअर पालना, हाँ। देन कम्स सेकेंडरी। अब प्राइमरी फर्स्ट तो हो गया कि जो नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड, फिर आया सेकेंडरी। जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, किसको कहते हैं, कि जो नेचर से मिलने वाले सामान, जो नेचर से हमें जो भी कुछ मिलता है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कोई कामकाज हो, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाता है। जैसे कि जो है, जैसे चावल हम उगा रहे हैं, तो चावल उगाना तो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, फार्मिंग। लेकिन उस चावल जो हमें मिल रहा है उसको हम पॉलिश करके, उसको हम साफ करके बेच रहे हैं, पैक करके दुकान में बिक रहा है, देख रहे हैं सब जगह हम खरीदते हैं, तो दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। जो नेचर से डायरेक्टली मिलने वाली चीज़ों पर बेस्ड एक्टिविटी हो, जैसे पेड़ मिल रहे हैं, हम पेड़ काट के लकड़ी ले आ रहे हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। लेकिन जो लकड़ी मिल रहा है उसको हम फर्नीचर बना के बेच रहे हैं, कुर्सी, टेबल, पलंग, अलमीरा, जो भी कुछ बना के लकड़ी से बिक रहा है। लकड़ी तो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है, उसको हम काट के चिकना करके और फिर हम उससे बहुत तरह की चीज़ें बना के बेच रहे हैं, तो दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है।
तो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसी को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को। ठीक है, सेकेंडरी को हम लोग कहते हैं कि जहां हम नेचर से मिलने वाली चीज़ों को कुछ प्रोसेसिंग करके उसको हम बेचते हैं या उसको प्रोसेस करके कुछ नया रूप देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स मिनरल प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक सर्विसेज एटसेट्रा। जितना भी तरह का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सामान बन रहा है या रोड बन रहा है, मकान बन रहे हैं। हम मकान क्या है, पत्थर, पहले तो पत्थरों से करते थे, जो पत्थर हम खोद के निकालते हैं नेचर से, उनको बराबर करके चिकना करके और पत्थरों से मकान बना ले रहे हैं, ईंट बना के उससे मिट्टी से ईंट का घर बना रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो हो गया, या मिनरल प्रोडक्शन, मैंने कहा था कि पहले माइनिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता था, लेकिन अब जो है कहीं भी कुछ देशों को छोड़ के डायरेक्टली खोद के नहीं बेचा जाता है, खोद के निकालते हैं, फिर उसको हम थोड़ा साफ सुथरा करके प्रोसेस करके तब उसको रिफाइन करके बेचते हैं कम से कम, नहीं तो उसका कुछ आगे प्रोसेसिंग करके उसके बाद कुछ चीज़ बेचते हैं। तो अब मिनरल प्रोडक्शन को भी हम, यहाँ मिनरल प्रोडक्शन है, ध्यान दें, ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। जितना भी इंडस्ट्रीज, हम लकड़ी से हम छाल निकाल रहे हैं और उससे पेपर बना रहे हैं, पेपर इंडस्ट्री हो गया। हम भेड़ों का ऊन उसका लेके और ऊन से जो है हम स्वेटर बुन के या फैब्रिक तैयार करके बेच रहे हैं। ऊन भी बिक रहा है बाजार में, ऊनी कपड़े भी बिक रहे हैं, ग्लव्स बिक रहे हैं, स्वेटर्स बिक रहे हैं, टोपियां, हैट्स बिक रहे हैं। किसका इस्तेमाल करके बन रही हैं? सब वूल का इस्तेमाल करके बन रही हैं। वूल हमें डायरेक्टली भेड़ों से मिल रहा है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ रहा है नहीं, बस भेड़ों को खाना पीना खिलाना, देखभाल करना है बस। तो जो नेचर से डायरेक्टली हमें वूल मिल रहा है, उस वूल को हम साफ सुथरा करके, पॉलिश करके, चिकना करके, कलर करके, उससे हम डायरेक्टली या तो ऊन का गोला बेच रहे हैं, नहीं तो उससे हम कपड़े बना के वीव करके बुन के बेच रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया? इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री हो गया, वूल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री बताया, शुगर इंडस्ट्री जैसे हो गया, शुगर केन ग्रो कर रहा है, शुगर केन को क्रश करके हम उसका रस निकाल लेते हैं, उस रस को सुखा के हम उससे चीनी निकाल लेते हैं, चीनी जो है बेचते हैं। तो ये शुगर इंडस्ट्री हो गया। मिनरल्स हम निकाल रहे हैं, उससे हम साफ करके ओर्स को प्रोसेसिंग करके प्यूरिफिकेशन करके उससे आयरन या स्टील हम बना के बेच रहे हैं, पूरा यूज हो रहा है पूरा भारत में, हर जगह दुनिया में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया वो। तो और उस चीज का आगे भी या तो नेचर से डायरेक्ट, या कि जैसे अब आयरन और स्टील बना, उस आयरन और स्टील का यूज करके आज बहुत सारी मशीनें बन रही हैं, गाड़ियां बन रही हैं, टू व्हीलर, इतनी सारी चीजें आप आस पास में हम देख रहे हैं, सब बन, वो सब इंडस्ट्री हो गया। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज। इसमें इंडस्ट्रीज और पब्लिक सर्विसेज भी इसमें आती, इसमें पब्लिक सर्विसेज भी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। पब्लिक सर्विसेज मतलब जो गवर्नमेंट की सर्विसेज वगैरह हैं, जो नाउ थर्ड इज टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र हिंदी में कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द सर्विसेज सेक्टर। तो यहां जो है कहा जाता है कि हम ऐसे जो है जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने के लिए जो एक्टिविटीज किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के हेल्प के लिए किए जाते हैं।
जैसे प्राइमरी में आपने पढ़ा कि खेती बाड़ी कर रहा है किसान, ठीक है। तो किसान को मदद करने के लिए हमने एक लोन कंपनी शुरू किया, लोन देना शुरू किया, या बीज बेचने का काम शुरू किया उसको, तो ये आ जाएगा टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर। या हमने एक सलाह केंद्र खोला कि हाँ किसान को क्या उगाना है, कैसे उगाना है, इन सब की जानकारी देंगे, उसके लिए एक हम कंसल्टेशन सेंटर, एक गाइडेंस सेंटर खोले हैं, तो वो हो जाएगा टर्सरी सेक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, क्योंकि यहाँ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तरह तरह का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। इन देखिए, अब जैसे अब किसान ने अपना उगा लिया चावल, धान उगा लिया, धान से चावल उसने छांट लिया, अब उस चावल को उसको बेचना है, तो कैसे बेचेगा? गाड़ी से कहीं ले जाएगा तभी तो बेच पाएगा। अगर मंडी में बेचना होगा तो कुछ गाड़ियों से ट्रक या ट्रैक्टर में भर के ले जाएगा, नहीं तो मार्केट में बेचना है तो वो उसको पैक करके मार्केट में बोरों में या प्लास्टिक में पैक करके और पहुंचाएगा, वहां बिकेगा। तो पैकिंग का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, ये सब किस में आ जाएगा? टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि ये किसान को मदद कर रहा है अपना अनाज बेचने में। तो बैंकिंग, पैसे का लेन देन, ताकि लोग अपना कामकाज उसको जो कर रहे हैं उस ठीक से कर सकें। इंश्योरेंस, उसको सुरक्षा देना कि हाँ भाई अगर आपको कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया या खराब हो गई फसल, तो आपको हम मदद करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, सामान को लाने ले जाने की मदद। इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना, गाइडेंस। एंड ट्रेड, खरीद बिक्री। मार्केट में किसान ला रहा है तो उसका अनाज कोई बेच रहा है, बिक रहा है, तभी तो उसका पैसा देगा। तो खरीदना बेचना यानी ट्रेड, ये सब जो है दे आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर, ये सब जो है टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के कामकाज का मदद करने के लिए जो भी काम किया जाता है, all these activities are provide help to activities performed in primary and secondary sectors, so it is known as service sector। ये जो भी काम होते हैं इसमें जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के मदद के लिए किए जाते हैं, इसीलिए इनको जो है टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर जो नेचर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एक्टिविटी हो गया, प्राइमरी सेक्टर में आ गया। सेकेंडरी सेक्टर जो नेचर से मिले हुए चीज़ों का हम किसी भी तरह का यूज़, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। मैन्युफैक्चर यानी बनाया जाता है चीज़। तो जैसे फल मिल रहा है नेचर से हमें, तो फलों को चुनना, गैदरिंग, वो तो हो गया, या फार्मिंग या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्राइमरी हो गया। लेकिन उस फल का जूस बनाना और बेचना, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। टमाटर मिल रहा है, उसका चटनी, सॉस बना के बेचना, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। लोहा माइंस में मिल रहा है ओर की तरह, उसको सफाई करके आयरन बना के बेचना, स्टील बना के बेचना, ये हो गया सेकेंडरी। और इन दोनों के कामकाज में मदद करने के लिए और जो भी कामकाज किए जाते हैं, उसका सामान लाना ले जाना, उसका मेंटेनेंस, मशीन खराब हो गया, ट्रैक्टर खराब हो गया, उसका रिपेयरिंग, और उसको बेचना, ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, गाइडेंस, ये सारी काम जो है ये आ गए टर्सरी सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर। तो इस तरह से हमने देखे कि कोई भी इकोनॉमी जो होता है वो कई सेक्टर्स में बटा होता है। यानी कोई भी इकोनॉमी क्या है, बहुत सारे कामकाज होते रहते हैं, उनके स्टडी को इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। उन कामकाज को हम किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में बांट लेते हैं, उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं इकोनॉमी।
जैसे कि कुछ को हमने बांट लिया प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, कुछ को हमने सेकेंडरी में बांट दिया, कुछ को हमने टर्सरी में बांट दिया या सर्विसेज। तो इस स्ट्रक्चर हो गया कि प्राइमरी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्राइमरी वाली पाई जाती हैं, कौन कौन सी। जैसे अगर हम कहें कि बांग्लादेश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहेंगे कि बांग्लादेश में प्राइमरी सेक्टर में ये काम होता है, सेकेंडरी सेक्टर में ये चीज़ें होता है, और टर्सरी सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर में ये काम इतना होता है। तो ये बांग्लादेश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी हो गया। बिहार की बात करें कि बिहार में भाई क्या क्या काम होता है, तो बिहार में ये होता है, एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है, फार्मिंग होता है, फॉरेस्ट्री होता है, बी कीपिंग होता है, पोल्ट्री होता है, ये सब प्राइमरी सेक्टर का काम होता है। बिहार में कुछ कुछ बनाया जाता है, माइनिंग होता है, ये होता है, फूड प्रोसेसिंग होता है, शुगर प्रोडक्शन होता है, ये सब चीज़ें तो ये हो गए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। और जो है बिहार में बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, तरह तरह के, ये सब जो है बिहार का सर्विस सेक्टर हो गया। तो इस तरह से जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम अलग अलग ग्रुप्स में स्टडी करते हैं तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है और स्ट्रक्चर उसका क्या होता है और इंडियन इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है। तो जैसे हम अब पीछे चार्ट में चलते हैं, ऊपर जो हमारा चार्ट था बना हुआ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में है क्या क्या, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट और फिशरीज। सेकेंडरी सेक्टर में आ गए इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस चार्ट को हमें दम याद कर लेना है, रट लेना है, बिल्कुल इसको बनाना है, ड्रॉ करना है, इस चार्ट को याद करना है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, टर्सरी में क्या आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर हम देख रहे हैं जिसमें इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन है और गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो मकान बन रहे हो, चाहे वो सड़क बन रही हो, चाहे वो पुल बन रहा हो, चाहे वो मार्केट बन रहे हो, चाहे वो मेट्रो बन रहा हो, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन सब आ जाता है। इंडस्ट्रीज में जितने तरह के इंडस्ट्रीज, हालांकि यहाँ अलग से आपको नीचे दिया हुआ है, कुटीर जिसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, उसको हिंदी में कुटीर कहते हैं। कॉटेज को हिंदी में कुटीर या कुटिया कहा जाता है, झोपड़ी जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। स्टैंडर्ड टर्म है हिंदी का कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री। तो चाहे इंडस्ट्री कोई कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, चाहे मीडियम इंडस्ट्री हो या लार्ज इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री आ जाएगी इंडस्ट्रीज में, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में है। साथ में कंस्ट्रक्शन है का और गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी गैस प्रोडक्शन जो होता है, जो हम एलपीजी है, सीएनजी है, जो भी तरह का गैस प्रोडक्शन है वो भी, और इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन। नदी में पानी तो हमें नेचुरली मिल रहा है, लेकिन उसको जब हम एक टरबाइन पर ऊंचाई से गिराते हैं तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। कोयला हमें खोदने से मिलता है, लेकिन उस कोयले को जला के उसकी गर्मी से हम बॉयलर्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो आ गया सेकेंडरी सेक्टर में। ज़मीन खोदने से हमें यूरेनियम मिलता है, उस यूरेनियम से न्यूक्लियर रिएक्टर में हम एनर्जी पैदा करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। सन से हमें हीट मिलता है, सनलाइट मिलता है, लेकिन उस सनलाइट का यूज़ करके सोलर पैनल से हम बिजली पैदा करते हैं, तो सोलर एनर्जी भी क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ये भी जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और फिर है टर्शरी सेक्टर, जिसमें कि हमने पढ़ा बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिजनेस और अदर सर्विसेज, जितना भी तरह का सर्विसेज है, ठीक है, वो सब सर्विसेज, बाल कटाई, बार्बर, सैलून, ये भी हो जाएगा, ठीक है, रेस्टोरेंट, खाने पीने का जो ढाबा सब खुला हुआ है वो भी आ जाएगा, क्योंकि खिलाया पिलाएगा तब ना आदमी काम करेगा। दवा बेच रहा है, जितना भी तरह का जो है सर वो है वो सर्विसेज में
तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है और इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है ये हमने आज समझ लिया। आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। रेस्टोरेंट भी जो है वो इसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, सर्विसेज टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। सर्विसेज है, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, शादी विवाह करवाने वाले आजकल मैट्रिमोनियल है, सब किसी भी तरह का जो सर्विस जो दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है वो इसको हम अब सर्विसेज सेक्टर कहते हैं। हाँ, टर्सरी। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो हमने देखा व्हाट इज एन इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, सम डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या किस सेक्टर में आता है वो हमने देखा। कल हम अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहले तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कल देखेंगे किस किस टाइप्स के इकोनॉमी होते हैं, और उसके बाद फिर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, क्या कहते हैं, ये सब हम कल देखेंगे। आज इतना ही।